हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप अचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं फिर से आपका एक अच्छे वाले एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक ऐसा बेटा है जो सफलता की नई इबादत लिखने का एक यूं कह दो कि तैयारी है उसकी, बहुत जबरदस्त वाला परफॉर्मेंस है। एक साधारण स्टूडेंट साधारण से असाधारण कैसे बन गया, हम इस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मुझे पूरी रील मेरे दिमाग में घूम गई है, कैसे किस तरह से ये बेटा आता है राजधानी में, यहाँ पढ़ता है और पढ़ने के बाद में बहुत जल्दी सफल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक मिसाल बन जाता है उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं कर सकता या मेरे से अच्छा नहीं हो सकता, उनके लिए एक बड़ी मिसाल बन जाता है। तो होता क्या है, 12वीं क्लास पढ़ के आता है बायोलॉजी से, उसके बाद एग्रीकल्चर इसने जेट और सीयूटी का पूरे साल वाला कोर्स, तो साथ ही दोबारा 12वीं क्लास में एडमिशन ले लेता है। और 12वीं क्लास में एडमिशन लेने के बाद में 12वीं के बाद में ये ग्रेजुएशन करता है जोबनेर से, और ग्रेजुएशन करने के कुछ ही समय बाद में एक बैंक वाला जो बहुत अच्छी नौकरी है पीएनबी में एएफओ की नौकरी आप लग जाते हैं। तो सब बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता या ज़्यादा बेहतरीन नहीं कर सकता, उन बच्चों के लिए मिसाल है कि कितना जल्दी कितनी अच्छी जगह पहुंचा है। और 3 या 4 दिन पहले इसका फ़ोन आता है और मुझे एक बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत एक खुशी वाली बात थी कि कितनी बड़ी सफलता और कितना जल्दी इस बेटे ने, और इतनी श्रद्धा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जाने के बाद में यहाँ से जब पढ़ के गया ग्रेजुएशन की, उस दौरान भी लगातार संपर्क में रहना, लगातार बात करना, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली अटैचमेंट होना, और एक कहते हैं ना भाई श्रद्धा वाला रिजल्ट। तो काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी संस्था के प्रति, हमारे प्रति बहुत ज़्यादा इसका लगाव रहा। बहुत ही प्यारा बेटा है। तो चलिए ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हुए सीधा मैं मुद्दे पे आता हूँ और हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो बेटे का स्वागत है सभी, और मैं चाहूँगा एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि कौन सा तो गांव है और कब कहाँ पढ़े, किस तरह से किया, थोड़ा सा बताइए बेटा। सर मेरा नाम शुभम पाटीदार है, मैं झालावाड़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर है एंड उनका नाम निर्मल कुमार जी पाटीदार है। और सर मैंने अपने 12th पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट से कोटा से कंप्लीट की थी। फिर सर मेरे को नीट में उसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो मैंने फ्यूचर में उसको रेगुलर नहीं रखा और मैंने अपना करियर सर एग्रीकल्चर में बनाने का सोचा, बिकॉज मेरे पिताजी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। तो मैंने सोचा अगर मेरे का अच्छा, पापा जी एग्रीकल्चर में क्या करते हैं बेटा, पापा जी के बारे में बताओ थोड़ा सा। सर मेनली फार्मिंग करते हैं और उसके साथ कुछ सीड्स वगैरह का बिजनेस कर लेते हैं, सोयाबीन खरीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। सर 2 काम हो गए, मतलब फार्मिंग भी है और इसके अलावा सीड्स वगैरह है या और कोई एग्रीकल्चर वाले कोई चीजें हैं उनका जो है बिजनेस भी कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं। यस सर। और मेरे को सर यहाँ आया तो शुरू में एग्रीकल्चर का कुछ भी नॉलेज नहीं था। सही बात है सर। मैं आपसे मिला तो आपने मैंने टारगेट बेच में ज्वाइन किया था आईसीआर और जेट के लिए। फिर आपने मेरे को कहा कि तू 12th का फॉर्म अप्लाई कर, तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सही बात है। तो सर मैंने 12th का फॉर्म भी आपके कहने पर अप्लाई किया और सर मैं बस ओनली एग्जाम देने गया था और उसमें मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला सर। और सर उसके बाद भी जब कॉलेज का चॉइस करने की बात आई तो मैंने आपसे ही कांटेक्ट किया था। आपने ही सर मेरे को कहा था कि तू एसकेएन ले ले मेरे कहने पे। भाई एसकेएन तो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, हिंदुस्तान में रैंकिंग करता है और यहाँ का माहौल ही एक बहुत पॉजिटिवनेस लाता है और बच्चा ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा करता है। तो ग्रेजुएशन यहाँ ये करता है। इसके बाद में कितना टाइम बेटा इसका तैयारी किया? सर मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो उसमें मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, प्री मेंस हो गया था। 0.8 से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने वापस उसको भी परस्यू रखा और सर इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। भाई पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि एक बच्चा जब सक्सेस होता है ना किसी गाँव में या किसी क्षेत्र में, तो बहुत लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। अब इसके आसपास के जो बच्चे इसको जानते हैं या आसपास के गांव वाले बच्चे हैं, उनको लगता है कि शुभम भैया अगर अच्छा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। और निश्चित रूप से एक खेती जिनका मुख्य जीवन का आधार है, जहां मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के एग्जाम्पल नहीं है, जहां नौकरी वाली बात करें या इतनी बड़ी नौकरी में जाने वाले उदाहरण बहुत कम वहां पर है, तो वो उस एरिया के लिए तो बहुत बड़ी मिसाल है। और सबसे बड़ी बात जब इसने बताया तो मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि कोई स्टूडेंट है अगर वो सक्सेस होता है तो डेफिनेटली उसके माता पिता या परिवार वालों के बाद में अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो एक टीचर होता है। और वो मुझे लग रहा है शायद घर वालों को बताने के बाद तुरंत बाद इसने फ़ोन कर दिया होगा कि सर को बताना है। और मैं मेरे लिए बड़ा एक वो था, रोमांच वाला वो था। अच्छा बेटा, उसके बाद में कितना अपने जो है ना तैयारी कितना किया उसके बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में? आपने बताया अभी सही कुछ है ना, एक इंटरव्यू में एक बार पहले रह गए थे है ना, उसके बाद में फिर ये दोबारा सेकंड वाला चांस था और सेकंड चांस में आपने, अच्छा कितना आपको लग रहा था कि मैं ऐसा कर जाऊंगा कभी जो है ना, एक
एएफओ बन जाऊंगा बैंक में, क्योंकि एएफओ का मतलब होता है कि जस्ट मैनेजर के बाद में सेकंड पोस्ट है और थोड़े दिनों में 3-4 साल में इसमें पोस्ट वो ग्रेड होके या प्रमोशन होके मैनेजर बन जाता है। तो कभी था क्या यूं भाई मैं बढ़ जाऊंगा या अच्छा कर जाऊंगा? सर फर्स्ट ईयर में तो मेरे को डाउटफुल था कि प्री मेंस हो जाएगा, बट इंटरव्यू का फाइनल नहीं कह सकता। सही बात है। बट सर इस बार मेरा श्योर था कि इस बार आराम से इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। मतलब पूरा यूं पहले से कॉन्फिडेंट थे कि बार तो हो ही जाएगा। यस, मेरे को इंटरव्यू में सर इस बार 20 में से 19 नंबर मिले, पिछली बार 20 में से 13 ही मिले थे। अच्छा। और ऑल राजस्थान के सर हाईएस्ट नंबर मेरे इंटरव्यू में। जबरदस्त बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक चीज ये बताओ बेटा, जब आए तब राजधानी में क्या लग रहा था और उसके बाद में जब यहाँ रहे तो क्या चेंज आ गया था? सर जैसे ही मैं आया था तो मेरे मामा मेरे को छोड़ने आए थे, तो सर उनको लगा कि यार यहाँ कैसे रहेगा। सही बात। मैंने कहा मेरे को रहना है। सही है। क्योंकि सर मेरे को 12th में वहाँ मतलब नीट का मेरे को लगा था नहीं कि करियर मेरा इसमें नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैंने कहा था मेरे को तो इसमें रहना है। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं तू नहीं रहे। फिर जब फीस की बात आई थी तो पापा ने कहा कि सारी फीस एक साथ डिपॉजिट करा देते सही हैं। बात। मामा बोलते हैं कि नहीं तू ज्यादा टिक पाए रुकेगा। सही बात है। तो तेरी कुछ इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं। सही है। हाँ, बट मेरे को रहना था सर, उन्होंने जैसा कहा मैंने कहा ठीक है। बट सर मेरे को 1 साल रहना था, मैं रहा, बहुत कुछ सीखा सर आपसे, बिल्कुल इमोशनल अटैचमेंट जैसे एक पारिवारिक माहौल था सर वैसे। और सर जब आपकी बातें मोटिवेशन में सुनते थे सर आंखों में आंसू आ जाते थे। आज भी सर जब भी आपकी वीडियो आती है हमारे पास तो सर रियल में आंसू आ जाते हैं आपको। अभी भी वीडियो देख लेते हो? देखते हैं सर, बिल्कुल जुड़े हुए हैं सर। अभी बाहर एक इसका जूनियर भी है, झालावाड़, दोनों आए थे कि सर हम जब भी निराश होते हैं या जब भी हताश होते हैं तो फिर एक ही चीज याद आती है, सर के वीडियो देख लेते हैं जी सर। और वापस एनर्जी आ जाती है, लगातार जो है उसको एनर्जी को फिर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, फिर करती है, फिर देख लेते हैं। जी सर। तो ये एक बहुत वो है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा यहाँ पे कैसा माहौल लगा बेटा, हॉस्टल वगैरह में या क्लास वगैरह में, बाकी कैसा मतलब बच्चों के साथ कैसा इंटरेक्शन वगैरह रहा क्या? सर जैसे हॉस्टल की बात करो तो जो बंदा हॉस्टल में रह लिया ना सर, वो कहीं भी राजधानी के हॉस्टल में रह लिया वो दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। ये सर कहते कहा जाता है कि राजधानी की हॉस्टल में जो रह लिया ना वो दुनिया के किसी भी कोने में चाहे कहीं ले जाओ, बिल्कुल सर। इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है, इतना बड़ा हॉस्टल, इतने बच्चे, उनके साथ जो है ना उठना बैठना, फिर पूरे हिंदुस्तान के बच्चे उनके साथ उठना बैठना, कई सारी कल्चर के बच्चे, उनसे आपस में इंटरेक्शन करना, तो अगले की शक्ल देख के ही वो सीख जाता है कि अगला क्या चाहता है मेरे से। इतना इंटेलिजेंट हो जाता है। जैसे गांव से आता है तो सीधा सा भोला सा होता है, लेकिन जब वो हॉस्टल में 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, तो उसके बाद वो बहुत बड़ा तूफान बढ़ चुका होता है उसको वो, क्योंकि भाई यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर तो हॉस्टल में तो हर चीज का जो है ना, बोलने का, चलने का, सारा एक यूं कहे, खाने का, उसका मेस का, सबका, नाश्ते का, सबके लिए कंपटीशन है। और ये कंपटीशन इनको योद्धा बढ़ा देता है, बहुत बड़ा योद्धा बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसे इतने बड़े हॉस्टल में अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए आदमी को इंटेलिजेंट बनना पड़ता है। सीधी सी बात है। हो सकता है वो पहले बोला रहा हो, लेकिन ये हॉस्टल में जैसे आया ना तो उसको इतने बच्चों में अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को जो है ना सर्वाइव करने के लिए वो अपने आप इंटेलिजेंट, और वो इंटेलिजेंस जिंदगी भर काम आती है, हमेशा काम आती है। मतलब वो एक जुनून जो आदमी में चढ़ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट शुभम जैसे ही जो ये कहते हैं कि सर आए तब तो पता नहीं था क्या करना है क्या है, लेकिन जब गए ना तो एक पागलपन पाल के गए थे। और कई सारे तो ऐसे भी है, जैसे 1-2 बच्चे अभी 2-3 दिन में फोन आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इतने दिनों बाद भी बोला सर पागलपन यही लेके गए थे कि जब आएंगे तो सफल होके आएंगे ना सर के पास तो सफल होके। तो इस तरह से एक इमोशनल वाला जो होता है ना, जैसे किसी को भाई एक जैसे परिवार का होता है, कभी है ना भाई मैं पापा के सामने तभी जाऊंगा जब ये चीज मैं हासिल कर लूंगा या इस तरह से, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतरीन लगता है। अच्छा थोड़ा फैमिली के बारे में बताओ बेटा, फैमिली में कौन कौन लोग हैं? सर मैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसमें दादा दादी, अंकल आंटी, पापा मम्मी और रहते हैं। हाँ, और सर एक था गौतम पाटीदार, वो भी मेरे भाई था सर, अंकल जी के लड़का है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। उसकी सर यहीं पढ़ा हुआ है 11th-12th, उसकी तो डेथ हो चुकी है सर। वो सर मेरे लिए एक जैसे बहुत ये था, प्रिपरेशन कर रहा था उसी टाइम पे सर ये हुआ था। बेटा मेरे पास उसके नाम भी उसका ही लिखा हुआ आ रहा है जब आप कॉल कर रहे हो ना। जी सर। तो मेरे पास तो नाम ही उस कौन से वाले कॉल उसमें था, अभी नाम ही उसका ही आ रहा है इसमें सर। वो मतलब मेरे लिए एकदम बहुत ये रहा जो मैं, जी सर हाँ, अभी भी नाम भी गौतम पाटीदार सर, वो मेरे लिए बहुत ये था सर, उस सिचुएशन को भी मैंने हैंडल करते हुए सर। मतलब आज भी D5 रोल नंबर है उसके उस समय के। जी सर। 11th क्लास के D5 रोल नंबर, अभी भी नाम गौतम के नाम। हाँ सर। भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करे। और उस दिवंगत तो सर इस टाइम भी मतलब जैसे ही प्री का एग्जाम था उससे कुछ दिन पहले मेरे नाना जी का भी ये हो गया था, उसने भी पूरा डिस्टर्बेंस कर दिया था सर। बिल्कुल होता है बेटा, जब अपनों का इस तरह से बिछड़ के चले जाना एक डेफिनेटली जो है ना एक बहुत टूट जाने वाला स्थिति बना देता है। और गौतम तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो, तो बहुत ही ग्रेट और बहुत ही सिंसियर बेटा था।
भगवान को मुझे लग रहा है शायद अच्छे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है भगवान, पर भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं करे। और हम लोग ना उनको उस पुण्य आत्मा के लिए दुआ करते हैं परमात्मा से कि वो उनको भगवान के चरणों में स्थान मिले और किसी के साथ भी भगवान ऐसा नहीं करे। इतना क्रूर जो खेल है ना वो किसी इंसान के साथ, क्योंकि अपनों का चला जाना कितना दुखद होता है शायद भगवान को नहीं पता है, ईश्वर ऐसी नहीं करे। अच्छा और बेटा कौन कौन है, थोड़ा इमोशनल, मैं भी इमोशनल हो गया उसको लेकर, मुझे भी नहीं पता था पहले आज तक इस तरह से था। और एक छोटी बहन है सर और एक छोटा भाई है। गुड़िया क्या कर रही है, भैया क्या सर कर रहे हैं? 12th में है दोनों, अब फर्स्ट ईयर में है बहुत अच्छा बेटा। दोनों ये सर। कमेंट फैमिली है, कई बार 10 लोग हो गए से सारे मिला के। नो सर, नो 10 थे सर, एक 10 थे उनमें से एक भगवान ईश्वर ने जो Yes, अपने पास sir. बुला लिया। और लोग का फैमिली और बहुत अच्छा फैमिली इस बच्चे का जो है ना, मैं आपको बताऊं साल भर इतना बड़ा मतलब एक इसका सारा मुझे याद है, बहुत प्यारा बेटा है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब कोई वो नहीं, कोई मतलब जो है वो बेस्ट है। इसको मतलब किसी को कभी कहना नहीं पड़ा कि बेटा, क्योंकि मुझे भी लगा था शायद ये जब आया तो मुझे याद है भाई शायद ये रुक भी नहीं पाएगा, इतना एक सोफिस्टिकेटेड और अच्छे परिवार से है, लेकिन ये बहुत हिम्मत वाला बच्चा है। ये पूरे साल रुका, पूरे साल पढ़ाई की और 12वीं का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में वहाँ पर गए और ये इतनी बड़ी सफलता इनको मिली है। अच्छा और कुछ कोई मैसेज बेटा लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए, जो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो बड़े हताशा में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, या कभी कोई काम को शुरू करते हैं उससे पहले 1000 बातें दिमाग में आना शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, कोई इस तरह की बात या और कोई दिमाग में चल रही है तो बेटा जरूर दर्शकों को सर बताओ। जैसे आजकल का यूथ है ना सर, वो एक तो सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा तो सर उस पर लग जाता है स्टार्टिंग से ही। तो सर अगर किसी भी चीज़ की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अपन जैसे 1 घंटा भी सोशल मीडिया पे टाइम Waste दे रहे कर- वो हैं waste तो सर वो कर रहे पूरा बेस्ट है सर। वो 1 ही घंटा नहीं, उसके चक्कर में 3 घंटे अपन ने क्या देखा था सही उस है। पे सारा जाता फिर है। दिमाग में वही चलता रहता है, सही बात है। यस सर। एक राजधानी में आते तो एक तो मोबाइल का बिल्कुल अपना मोबाइल तो कोई है नहीं, मोबाइल मिलते ही सर फुटता था डायरेक्ट ही। डायरेक्ट बोल देते, सही बात और है। सर अगर जैसे आज यहाँ रह रहे हैं, कहीं भी अपन एक बाउंडेशन में रह रहे हैं, तो सर वहाँ जैसे आजकल के जो यूथ है वो कोई गलत शौक जैसे स्मोकिंग वगैरह इसमें अधिकतर सर मतलब 75% तक ऐसा मिल कहीं ना जाता कहीं होता है, सही बात है। यस सर बिल्कुल। सर इस परिसर में बाहर पूरी चेकिंग होती है, आने का तो कोई चांस नहीं। अगर सर बिल्कुल अगर बाहर आना, फ्रेंड का है सर, बेटा है तू नहीं पिएगा, सही है। भाई बोल रहा है, तो सर इस यूथ में बिल्कुल नहीं जाना सर। ये अपन ही नहीं सर, पूरी पीढ़ियों का, माता पिता के पूरे सपने को बर्बाद कर देता है सर। ये जो छोटा छोटा नशा है ना, ये फिर बड़े में ये convert हो बड़े जाता में है। कन्वर्ट हो जाता है सर। और एक नशा या यूं कहे कि इस तरह की दलदल है जिसमें जाना तो आसान है बिल्कुल बट वापस लौट के आना 99.99% पॉसिबल नहीं है, और सर बहुत मुश्किल है। फिर उसमें क्या संगति भी वैसे लोगों की बनती है जिसमें अपन ज्यादा कुछ सही बात। कर नहीं पाते, पर ज्यादा कुछ सोच नहीं पाते, अपना माइंड एक्टिव नहीं रहता है भाई सर। जब आप यूं कह सकते हैं कि अपन जब इस परिसर में रहते हैं तो यहाँ हर जगह पॉजिटिवनेस है, हमेशा सर। सफलता की बात होती है, हमेशा आगे बढ़ने की बात होती है, कहीं भी दिमाग में कोई गलत चीज नहीं आती है। कभी बच्चा फ्री भी नहीं रहता है कि वो उसके दिमाग में कोई फालतू की Yes, बात sir. आए। और वो बड़ा एक चेंजिंग टर्निंग जो कहते हैं टर्निंग पॉइंट Turning होता है point, कि जिस उम्र में लोग मोबाइलों से मतलब खेल रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, उस उम्र में अगर कोई इंसान ना मोबाइल से दूर रह के तपस्या कर रहा है। भाई आज का मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि 19 कहते हैं ना भाई 1960 में नौकरियां बहुत लगती थी, 1970 में बहुत लगती थी, 80 में तो बहुत थी रही है, बिल्कुल उतनी नौकरी आज की तारीख में भी है। अब आज की तारीख में दिक्कत कहाँ आ रही है कि लोग जो है ना, वो जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो होते हैं 1 या 2, और जो मोबाइल ले लेके बैठे हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा संख्या में। अब जो 1 या 2 मोबाइल छोड़ के, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मोबाइल पूरी तरह छोड़ना है, लेकिन जो जहां उसका लग रहा है कि ये बड़ा नुकसान कर रहा है, सोशल मीडिया है आजकल तो पता नहीं क्या क्या प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे, हालांकि सारी चीजें गेम्स है, रील्स और आ गई। यस सर, पता ही नहीं चलता टाइम कितना चल गया। कभी कभी तो मैं भी गलती से ऐसे खोल लेता हूँ ना, कई बार मैं कोई फेसबुक चेक कर लेता हूँ तो उसमें रील एक बार चालू होगी, उसके बाद में देखता हूँ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1-1 घंटा भी कई बार तो बहुत गलानी होती है। लेकिन उसके बाद ऐसे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम था, इसको हम क्रिएटिविटी में लगा सकते थे, इस समय कोई नोट्स पढ़ा सकते थे और कोई अच्छी चीज कर सकते थे, कोई मैसेज बच्चों के लिए छोड़ सकते थे या और कोई बात हो सकती थी, और उस बहुत कीमती टाइम को हमने ना इस फालतू के टाइम इसमें बर्बाद कर दिया। तो सबसे बड़ी जो सीख है वो बेटे शुभम की तरफ से है कि अपने आप को थोड़ा सा इससे साइड करें और अपने काम पे फोकस करें। आज एक्चुअली स्थिति ये बन चुकी है कि जो अच्छे परिवारों के बच्चे हैं ना वो तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास रिसोर्सेज है, और जो गरीब है वो सारे सोशल मीडिया पे लगे पड़े हैं, उनके पास मोबाइल है, उनके पास जो है ना फेसबुक है, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। तो एक
अगर आपको बहुत अच्छा करना है लाइफ में तो सबसे पहले तो एम, और एम के बीच में जो चीजें आ रही, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे और कोई हो, उनको बिल्कुल भी पास में भी नहीं आने देना। वो उनका 0% वेटेज देना है उनको, और अपने काम को बहुत अच्छे से वेटेज देना है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि थोड़े हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, एक्चुअली ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। लेकिन आप सक्सेस हो गए ना तो लोग ऑटोमेटिक आपको फॉलो करने लग जाएंगे, लोग ऑटोमेटिक आप सीखने लग जाएंगे। आप जो है ना नहीं चाहेंगे तो भी लोग आपको फॉलो करेंगे। यस सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। और कोई बात बेटा दिमाग में चल रही हो सोशल मीडिया के अलावा, और कोई हताश होता है, कई बार निराश होता है बच्चा, तो उसके लिए कुछ कहना हो? और सर एक तो मेनली सर संगति अच्छी रखनी चाहिए अपन। बहुत अच्छे लोग बहुत सर, बिल्कुल इसका प्रभाव सर डेफिनेटली अपन आज नहीं सर लॉन्ग टाइम में जरूर दिखता है अपन सही को। बात है। संगति तो, और सर एक भगवान में विश्वास रखो। सर मैं खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा ही भक्त हूँ सर। मैं मतलब पैदल भी जाता हूँ सर, आप भी जाते थे पैदल? हाँ पहले से था, या आने के बाद, या वहां नहीं सर यहाँ आने के बाद। अच्छा हाँ आप गए थे, फिर मेरे को बाद में याद आने लगा कि सर भी जाते थे पैदल। मैं तो बहुत गया हूँ। हाँ सर। कोरोना के बाद तो फिर भी थोड़ा सा हो गया, नहीं पहले तो हर साल में 2 बार जाते थे। हाँ सर। और श्रद्धा तो जरूरी है, श्रद्धा तो भक्ति में ही शक्ति है सर। बिल्कुल श्रद्धा तो जो है ना ईश्वर में जरूरी है। कोई ना कोई शक्ति है जो पूरे सिस्टम को चलाती है, सिस्टम को आगे ले जाती है। और एक बहुत अच्छी बात कही कि संगति जो है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम लोग ना आलू खरीद रहे होते तो 5 बार चेक करते हैं, उसको घुमा के देखते हैं दुकान पे जाके, या प्याज, गोभी संगति से प्याज ही खराब होता है, चेक को देखते हैं। और जब दोस्त की बात आती है ना, दोस्त की, तो साला किसी को बना लेते हैं। मतलब कितनी बुरी बात है ये कि। और सब्जी क्या होती है, सब्जी अगर अपन ने कोई सड़ी हुई खा भी ली तो ज्यादा वो 2 दिन पेट खराब कर देगी, कोई दवाई लेनी पड़ जाएगी या और। लेकिन वो जो दोस्त है ना जिसको ऐसे ही बना लिया, वो तो पूरी जिंदगी तबाह कर देगा भैया। तो इसलिए संगत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हर किसी को ना ऐसे चलते दोस्त मत बनाओ, उसको परखो कि क्या वो जुनूनी है, क्या वो जीवन में आगे बढ़ने के सपने रखता है, या वो बहुत अच्छा है। तभी उसको अपने जीवन में जो है ना थोड़ा सा उसको आने दो, या उससे बात करो, या उससे बोलो, या उससे पॉजिटिवनेस मिल रही है तो उससे जो है ना जुड़ो और उससे सीखो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि संगत अच्छी रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो, और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। और कोई बात चल रही है सर? परिवार से सर, परिवार से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। परिवार बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। कहता हूँ कि मम्मी पापा भगवान है, दादा दादी भगवान है ना। हमने हो सकता है किसी ईश्वर को वैसे नहीं देखा हो, लेकिन चलते फिरते अगर ईश्वर देखने हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही भगवान है, घर में सारे भगवान है। बिल्कुल। और जो आपके लिए, क्योंकि वो उनके सारे सपने जो है ना अपने बच्चे हो जाते हैं। वो पहले तो हो सकता था कभी भगवान को या भगवान के लिए, लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए तो भगवान के लिए, भगवान को बच्चे के लिए मांगते भगवान। 24 घंटे बच्चे के बारे में सोचते हैं। सुबह उठते ही दिमाग में रहता है मेरा बेटा कहाँ होगा, मेरी बेटी कहाँ होगी। तो उनसे बड़ा भगवान नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई जो ना ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर में आस्था रखे, लेकिन मम्मी पापा परिवार के प्रति पूरी आसक्ति और पूरी लगाव रखे, क्योंकि सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। यस सर। और कोई बात बेटा? सर जैसे मेरी लाइफ में जो मैं आज जो भी हूँ उसका सर क्रेडिट देना चाहूँ तो जैसे सर एक तो आप जैसे गुरुजन तो सर थैंक यू बेटा रहते हैं, माता पिता। मेरी एक मामी जी है सर, रुक्मणी मामी जी, उन्होंने मेरे को एक यशोदा मैया के जैसे पाला है सर। बहुत बड़ी बात है। जैसे कृष्ण भगवान भी ताली बजाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे जैसे अंकुर भैया, अक्षत भैया, मेरे सारे मामा, इनको मैं अपनी सफलता का क्रेडिट देना चाहूँगा। और भी किसी को याद कर लेना, क्योंकि फिर बाद में कहेंगे तो मेरे को कैसे भूल गए। सर मेरे 2 जीजू जो ऑलरेडी बैंकिंग में है। एक तो तेजकरण जी जीजू है, और एक जैसे अलग जीजू है, पंकज जीजू, गौरव जीजू, इन सबका मेरे को बहुत अच्छा सर साथ मिला सर। भाई सभी को मैं भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो बातें निकल रही है ऑटोमेटिक अपने आप ही अंतरात्मा से निकलती है। और ये भी एक मोटिवेशन है कि हम लोग ना हमेशा बच्चों को मोटिवेट करें, हम लोग हमेशा उनको प्रेरित करें। और जब वो सक्सेस होते हैं, सक्सेस नहीं भी होते ना, तो भी वो आपका एहसानमंद रहेगा वो इंसान, वो बच्चा, क्योंकि हमेशा हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं और सक्सेस हो गया तब तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे आज अपने आप ही कह रहा है कि मेरा वो मौसी जी है, मेरे वो जीजू है, या वो मेरे दोस्त है, या मेरे परिवार वाले हैं, सारे घर वालों ने सबने सपोर्ट किया, तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात है। यस सर। और कोई बात दिमाग में चल रही हो या कहानी पूरी हो गई फिर बात भी कहीं रहे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और भगवान इसके पूरे परिवार के लिए और इसके लिए मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ये और सफलता इसको मिले, बच्चों को, बाकी जो परिवार के लोग हैं उनको मोटिवेशन मिले, आसपास के लोगों को मोटिवेशन मिले, और एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना सारे लोगों को मिले, जैसे भाई इसको मिली है बेटे को, वैसे ही बाकी लोगों को मिले। और बहुत अच्छा लगा बेटा, थोड़ा सा टाइम जरूर कम था, फिर भी हमने जो है ना और कोई बात दिमाग में नहीं, सारी से कहीं रह जाए। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह से, इसी क्रम में नेक्स्ट जो बहुत अच्छा कर गए उन बच्चों के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी। जय राजधानी।
है ना बेटा, आपकी तरह ही मन में कई शंकाएं इसकी चल रही थी, पता नहीं क्या होगा, आगे मैं अच्छा कर पाऊंगा, आगे नहीं कर पाऊंगा। पहली बात उसको देख के ऐसे लग रहा है कि भाई ये सरकारी नौकरी लग गया, स्टूडेंट से लग रहा है ना, तो है ना, स्टूडेंट से नहीं लग रहा, सरकारी नौकरी लग गया, और वो भी एएफओ की नौकरी। भाई जैसे एग्जैक्टली आज कोई बच्चा आज ही नया नया है, आज ही कोई बेटी है, बेटा आज ही नया है, और हजार बातें मन में चल रही होती है, उमड़ रही होती है बातें, मतलब क्या होगा, सत्य की खोज में भी निकल जाता आदमी ऐसे कंडीशन में। क्यों कि घर पे रहता है ना, तब तो मम्मी भी साथ होती है, पापा भी साथ होते हैं, और बड़ा आराम से मम्मी पापा सब साथ होते हैं, तो ज्यादा उनकी अहमियत समझ में नहीं आती है। जब घर पे अपन होते हैं ना, तो मम्मी, दादा, दादी, नाना, मतलब नाना नानी तो घर ननिहाल में है, तो ज्यादा उनकी अहमियत समझ में नहीं आती है। लेकिन जैसे ही दूरियां बढ़ती है बेटा, तो इंसान को अहमियत समझ में आना शुरू हो जाता है। और ऐसे में ना एक आम बच्चा, दो तरह के बच्चे होते हैं बेटा, एक होता है साधारण स्टूडेंट, जो साधारण आदमी की तरह सोचता है, वो बैलेंस नहीं कर पाता, एक तरफ रिश्ते हैं, मम्मी है, पापा है, चाचा है, भैया है, दीदी है, वो है, और एक तरफ इंसान का कैरियर होता है बेटा, वहां पर इम्बैलेंस हो जाता है उस इंसान के लिए जो एक आम बच्चे की तरह सोचता है। हजार शंकाएं चलती बेटा, कोई भी काम जब शुरू किया जाता है ना, मैंने कई बार आपको कहा कि जब भी हम किसी निर्णय को लेते हैं, जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, उस समय ना वो सही होता है ना वो गलत होता है, निर्णय को सही साबित करना पड़ता है। आप जब यहां पर आए ना बेटा, उस समय अभी ये जो रिजल्ट, जो आपका निर्णय वो ना तो गलत है और ना सही है। अभी कोई आप जो यहां बैठे ना आके, आपका जो निर्णय, आपने जो डिसीजन लिया है, इस समय आप उसको ना तो गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं। निर्णय को सही साबित करना पड़ता है दोस्त। जीवन में कभी कोई निर्णय ले लेना, या तो किसी चीज के बारे में सोचने का नहीं, और जब सोचने का ना बेटा या डिसीजन लेने का, तो हर कीमत पे उसको पूरा करने का, किसी भी हद तक उसके लिए जाने का, किसी भी हद तक ना उसके लिए मेहनत करने का। और हजार बार मैं कह रहा हूं ना, इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं इंसान कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादातर 99.99 को ये लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हिंदुस्तान को टॉप करने वाला, नंबर 1 रैंक लाने वाला उज्जवल खत्री, उसको भी कभी कभी तो ऐसे भाव आते होंगे, कभी न कभी ऐसे डर रहा होगा कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो ये गलत नहीं बेटा। कहते हैं जब अर्जुन कर्ण का वध करने जा रहे थे, तो अचानक उनके सामने जयद्रथ आ जाते हैं, और जयद्रथ मगध नरेश कोई थे, उसको आ जाते हैं और पूछते कि हे अर्जुन, आप दुनिया के एक अजय योद्धा से युद्ध करने जा रहे हैं, आप दुनिया के सफलतम सूरवीर से युद्ध करने जा रहे हैं। कर्ण अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है, वो कर्ण है जो पूरी दुनिया को हरा सकता है। इतने महान योद्धा से आप युद्ध करने जा रहे हैं, तो आपको तनिक भी भय नहीं गया? अर्जुन ने कहा कि वो काट के योद्धा होते हैं मगध नरेश, जिनको भय नहीं होता है। मुझे भय है, मुझे डर है कि मैं एक ऐसे योद्धा से, जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया, ऐसे योद्धा से लड़ने जा रहा हूं, तो मुझे डर तो है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज मैं उस डर को ही मारने जा रहा हूं, आज उस डर को ही खत्म करने जा रहा हूं, उस कर्ण का वध करने जा रहा हूं। तो हर किसी को डर लग रहा होता है बेटा। हम किसी भी काम को, जैसे एक इंस्टीट्यूट चालू करने की बात मेरी ले लीजिए, हजार बातें रात को कई बार दिमाग में अजीब अजीब बातें आती थी कि साला क्या डिसीजन ले रहा हूं। जब मेरे साथ वाले, जो मेरे से, मैं क्लास टॉपर, मेरे साथ वाले बहुत अच्छे, कोई साइंटिस्ट की तैयारी कर रहा है, कोई प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है,
तो मुझे ये इस तरह का काम मैंने क्यों चुना है, पता नहीं क्या होगा। बहुत बार जब सेशन चालू करने की बात आई तो सामने वाली बिल्डिंग बढ़ गई थी, लेकिन उसकी छत नहीं खुली थी। 8 जुलाई को जब चालू हुआ ना इंस्टीट्यूट, तो छत नहीं खुली, छत लगी हुई है, बढ़िया लगी हुई है, तो पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं, यार क्या पंखा ले लिया, अपन यूं करते हैं इसको ना किसी और के साथ मर्ज कर लेते हैं। पचकोड़िया में एक स्कूल चलती थी, आप उनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन ये गलत नहीं बेटा। आप सभी जो बच्चे नए बैठे ना, उनके सबके 1000 बातें दिमाग में आती है, लेकिन फिर फाइनली मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना। वो जो है ना, कई बार आवेग में आके निर्णय ले लेते हैं। जैसे लास्ट ईयर की एक बच्ची की बात बताऊं मैं, एक दातारामगढ़ से बेटी आती थी। वो बेटी 3 साल पहले एक बार जेट की तैयारी करने आई थी, तो 2 बच्ची आई वो, 2 में से एक ने तो कहा कि मैं पढ़ लूंगी, मैंने उसको समझाया बेटा पढ़ ले, और एक ने रो रो के इतने बुरे हाल कर दिए कि आखिरकार मैंने भी कहा मैं इसको ले जाऊं ताकि बाकी बच्चियां तो पढ़े। वो बच्ची जो 3 या 4 साल पहले गई, वो पिछले साल वापस जेट की तैयारी करने आ रही। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा बेटा क्या सर मैं जिंदगी के थपेड़े खा के आ गई हूँ, मैं दुनियादारी देख के आ गई हूँ, बेरोजगारी किस चीज का नाम है वो मुझे समझ में आ गया है, और अब मैं जेट की तैयारी करूंगी। ये लास्ट ईयर की बात है, तो समझ में तो आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत नुकसान हो चुका होता है। हम लोग ना बहुत दुनिया से पीछे रह जाते हैं। ये दुनिया बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है दोस्त। यू कांट इमेजिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपके आसपास में लोग ना, कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और ऐसे हालात में ना हम लोग अगर थोड़ा सा भी ढीला रहेंगे तो बेटा दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी हमसे। और अभी उसका एहसास नहीं होता है, अभी नहीं होगा आपको अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन 5 साल 7 साल बाद में लगेगा मैं कहां रह गया। हर जगह एक इनविजिबल कंपटीशन होता है, एक ऐसा कंपटीशन होता है जिसकी बात मैं अक्सर करता हूं, जो दिखता नहीं किसी को। जैसे आप अपने ननिहाल जाओगे ना बेटा, तो अगर आपका परिवार अच्छा कर रहा है, आप लोग अच्छे कर रहे हैं, तो आपको उस ननिहाल में ज्यादा इज्जत मिलेगी बजाय आपके मौसी और बाकी जो मौसा के बच्चे हैं। देख लेना, नोट कर लेना इसको। अगर कोई इंसान ससुराल जाता है ना बेटा, तो उस जवाई की या उस दामाद की ज्यादा इज्जत होती है जो ज्यादा अच्छा कर रहा है, और उस दामाद के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे जो बेचारा मजदूरी करता है। कहीं भी बैठे हो आप गांव के चौबारे में बैठे हो या कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो, वहां भी इनविजिबल एक कंपटीशन होता है, जिसमें ये होता है कि ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये इसकी बात हमें सुननी है, इसकी नहीं सुननी है। एक इनविजिबल कंपटीशन होता है बेटा, हमेशा होता है वो जीवन में ना, कहीं चले जाओ आप, हमेशा होता है। मैं तो ये हर जगह महसूस किया है। जब मैं पढ़ता था तो मैं ननिहाल जाता ना बेटा, तो बाकी जो मेरे और मौसियां थी ना, मतलब सबसे अगर कोई यूं कहे ना, इकोनॉमिकली या सोशियली सबसे ज्यादा बुरे हालात में हम लोग ही थे, तो सबसे कम मेरी माँ को इज्जत मिलती थी। मेरी माँ को ना वहां सबसे कम इज्जत मिलती थी, क्योंकि वो कहे भाई लाली भाई तो ऐसी है। मेरी माँ का नाम लाली रहा है, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, तो हमेशा भाई लाली भाई तो ऐसे है, लाली भाई तो वो, लाली भाई तो हमेशा दुखी पाई, लाली भाई तो ये किया। तो बातें ना मुझे बहुत अंदर तक चीट करती थी बेटा, वो मुझे ना अंदर तक जाती थी मेरे, मैं यूं बड़ा एक मतलब तूफान मचाती थी मेरे अंदर कि ना मेरी माँ जो है ना, मतलब ऐसे गरीबी की हिसाब से बता रहा हूँ भाई, ये तो बेचारी ऐसी है, ये तो हमेशा परेशान ही रहेगी, ऐसी बातें क्या करती मेरे ननिहाल में। और वो गलत भी नहीं बेटा, एक होता है, आप करके देख लेना। आपके 4 फूफा जी है ना बेटा, 4 में से एक फूफा जी को ज्यादा इज्जत मिल रही है, जिनके पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा अच्छी नौकरी करते हैं या वो गाड़ी में से उतर के आते हैं, और उन 2 फूफा जी को कम इज्जत मिल रही है या 3 को कम मिल रही है, जिनका जो बेचारे ऐसे ही बोले से आते। देख लेना, घर पे होता है। एक फूफा जी आते हैं तो कोई आता ही नहीं, और एक फूफा जी आते हैं सारे घर वाले खड़े हो जाते कि फला फूफा जी आ गए। या ऐसे ही जीजा जी का मान लो, कोई रिश्तेदार का मान लो, घर में मान लो, आपके जैसे ढाणी में या मोहल्ले में कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा नौकरी कर रहा है या बहुत अच्छे उसके पास पैसे हैं, और वो कभी घर पे आता तो हम लोग चेयर लेके बगते हैं, और उसी घर में से कोई दूसरा आता बेटा, तो हम लोग ना आराम से ऐसे बाहर खड़े होकर कोशिश करते भाई यही का यही निपटा के वापस भेज दें, उसको अंदर भी नहीं ले जाए। तो हर जगह एक इनविजिबल कंपटीशन है, पूरी दुनिया ना बड़ी स्पीड से निकल रही है। तो आप लोग ना बेटा एक तो अपने दिमाग का भय निकाल दो, क्योंकि डर तो रखना है बेटा, डर तो रखना है कि
पता नहीं क्या होगा। अगर ये डर निकल गया ना तो फिर तो सक्सेस भी नहीं होगी। डर तो होना चाहिए इंसान, डर तो होना चाहिए कि अगर ये काम मैंने नहीं किया, अगर ये मैंने तैयारी नहीं की, या अगले 2 महीने में मैंने अपने आप को नहीं संभाला, या अगले 2 साल में मैंने अपने आप को नहीं संभाला, या मैं सही जगह नहीं गया, तो मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा जो बड़ी उम्मीदें पाने बैठे हैं। अरे आपके मम्मी पापा ना, आप ये सोच रहे हो कि बेटा ये भाई हम दुखी है। जैसे कोई एक बच्ची, अभी फोन आया था कि वो बच्ची ना रो रही है। अब एक बच्ची है, कोई कुमाऊं करके बच्ची है, उसके वो दूसरी एक बच्ची उसके साथ है, उसकी मम्मी का फोन आया कि वो मेरे को फोन कर रहे हैं कि मतलब वो रोती है, अभी यहाँ है या वहां है। गलत सोच रहे हैं कि आप ज्यादा रोते हैं, आप ज्यादा रोते हैं मम्मी से, पापा से ज्यादा रो रहे हैं आप, बहुत ज्यादा रो रहे बेटा मम्मी पापा का। जिस बेटी को 1 सेकंड के लिए आंखों से ओझल हो जाने पर वो लोग ना बेचैन हो जाते हैं कि कहां गई, कहां चली गई, कोई गलत बात तो नहीं हो गई, कोई हादसा तो नहीं हो गया, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। 1 सेकंड के लिए अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर होने पे वो पागल हो जाते बेटा आपके पापा। बेटा हो चाहे बेटी, बेटे के साथ भी ये, बेटे के साथ भी अगर आप मोटरसाइकिल लेके गए हो ना कभी और 40 किलोमीटर गए हो, तो घर वालों को वापस आके पूछ रहा कि उनकी हालत क्या हो गई पीछे से। वो 1-1 सेकंड ये बकवाई, कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है या बहुत ज्यादा वो तो अलग चीज है, लेकिन एक नया ही सीखा हुआ है, वो मोटरसाइकिल लेके कभी गया ना बेटा और 50 किलोमीटर, तो घर वालों के हलक सूख जाते बेटा। वो बार बार एक ही बात करते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बार बार फोन करते हैं। और हम लोग ना उनको झल्ला रहे होते, माँ क्या बार बार फोन कर रही है, दादी क्या बार बार फोन कर रही है, क्यों मुझे परेशान कर रही है, मैं चला जाऊंगा। ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे। आजकल के बच्चों को अगर कोई फोन करता है ना तो उनको बड़ा गुस्सा सा आता है कि क्या मम्मी तू ऐसे बार बार फोन कर रही है, कोई बच्चा थोड़ी हूँ, दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ। अरे भैया उस मम्मी के लिए, उस पापा के लिए तो दूध पीता नहीं है, तू उल्ले ही है, छोटा सा ही है। वो तो वैसे ही तेरे को अभी भी वैसे ही देख रहे, तू योद्धा बन गया, लेकिन उनके लिए तो बच्चा ही है, छोटा सा। तो आप कतई ये मत सोचना कि आप लोग ज्यादा दुखी हैं। बहुत ज्यादा हालत खराब है ना मम्मा, बहुत ज्यादा हालत खराब। वो आपको यहां छोड़ के बहुत टेंशन में है, बहुत ज्यादा। वो जिस कमरे में आप रहा करते थे बेटा, उसमें जब वो जाती है ना और केवल आपके कपड़े टंगे हुए दिखते और आप नहीं दिखते, तो उसका कलेजा पड़ जाता है बेटा, उसको कलेजा पड़ जाता है। 1000 बार दिन में पता नहीं अजीब अजीब से ख्याल आते हैं कि पता नहीं खाना खाता है कि नहीं खाता, वो लोग कैसे रखते होंगे, वो लोग ना ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरा बच्चा बीमार तो नहीं है, मेरी बेटी की तबीयत खराब तो नहीं है। 1000 बातें दिमाग में आती है, 1000 बातें। लेकिन पता उन्होंने क्यों अपने कलेजे पत्थर रख दिया? केवल आपकी अच्छाई के लिए, आपकी भलाई के लिए। मैंने कहा ना 1 मिनट जो अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते ना, क्यों उन्होंने एक अपने अंदर की जो ना हर्ट को निकाल के और ले जाके हॉस्टल में डाल दिया। कितना बड़ा निर्णय बेटा उस पापा का, उस मम्मी का, जो 1 सेकंड भी आपके बिना नहीं रह सकते। उन्होंने अपने आप को आपसे इसलिए मतलब अलग कर लिया। कितना बड़ा डिसीजन उन लोगों का, सिर्फ और सिर्फ आपके भले के लिए, क्योंकि उनको पता है बेटा आप तो हो सकता है अपने बारे में नहीं जानते होंगे, आप हो सकता है आने वाला कल कैसा हो उसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके मम्मी पापा का क्रिस्टल क्लियर विजन है या दृष्टिकोण है कि इस समय अगर मैं कमजोर पड़ गया ना, इस समय अगर मैंने अपने बच्चे को थोड़ा सा इमोशंस दिखा दिए या थोड़ा सा भी आंसू दिखा दिए ना, तो ये जिंदगी भर लाचार बन जाएगा, पूरी जिंदगी रोता रहेगा, पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाएगा, पूरी जिंदगी ना ये एक लाचार की जिंदगी जिएगा। ये उनको पता है, ये इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई आपको लगता है कोई मम्मी पापा अपने बच्चों से अलग होकर खुश होते हैं? कतई नहीं होते बेटा। मुझ में भी, मेरी भी बिटिया है, मेरी भी बेटा है। बेटा तो फिर भी चलो साथ है, लेकिन बिटिया तो पिछले 4 या 5 साल से केवल दीपावली या होली को ही हम लोग साथ होते हैं। और एक बेटी को अपने से दूर करके कितना दुख होता है, इसको मैंने देखा हुआ है। बेटा भी उदयपुर पढ़ा है, तो वो भी वहाँ कॉलेज के अंदर जो है ना बेटा RCM पढ़ा, वहाँ से BSc किया, यहाँ से 12वीं करने के बाद, तो वहाँ वो 4 साल तक पढ़ा। उस समय भी दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आती रहती थी, पता नहीं कैसे लोगों के बीच में रहता है, किस तरह के वो चीजें हैं। तो आप कतई ये मत समझना कि आप लोग ज्यादा दुखी बेटा। जब आपके मम्मी पापा आपको अंदर छोड़ के गए ना, और जैसे उस गेट को उन्होंने पार करके बाहर निकले ना बेटा,
बहुत सारे मम्मी पापा को वहां बैठ के रोते हुए देखा है, हबक हबक के रोते हुए देखा बेटा। हालांकि जो बच्चियां पहले से रह रही है, साल भर होगी, उनका आने बेटा, उनका थोड़ा सा ही कम होता है, बट जो नए छोड़ के जाते हैं वो तो उधर ही बाहर जाके वो बाहर वाला पेड़ है नीम का, हबक हबक रोते हैं बेटा। बहुत ज्यादा उनकी स्थितियां जो है ना, बहुत ज्यादा, जिनको आप ये समझ रहे हो ना, मेरे मम्मी पापा तो कभी जो है ना कमजोर पड़ ही नहीं सकते। वो पापा, ऐसे ऐसे पापा भी देखे जिनके नाम से बाजार बंद हो जाते बेटा, जिनका इतनी दहशत है कि जहां से वो निकलते हैं ना वहीं पे कर्फ्यू लग जाता है। उनको भी मैंने अपने चेंबर में रोते हुए देखा है कई बार। ऐसे पापा जिनके नाम की दहशत है बेटा, जिनके नाम का खौफ है, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, ऐसे पापा को भी ऑफिस में बैठ के रोते हुए देखा है अपने बेटे या बेटी के लिए। बेटे को बाहर भेज के एक ही बात बोलते हैं कि मैंने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे निकाल ली, या निकल जाएगी जो बच गई, लेकिन मेरा बेटा ना दुनिया का एक बहुत अच्छा नागरिक, एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो लाचार नहीं बनना चाहिए, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, 24 घंटे इस सपने के साथ बेटा वो लोग काम करते हैं। आपके लिए रात दिन खेतों में खड़े रहते हैं, आपके लिए रात दिन बेटा मजदूरी करते हैं, और अगर वो फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते हैं ना, तो भी कभी आप उनको बादशाह मत मान लेना बेटा, वो नौकर है। ध्यान रखना, इस बात को मैंने कल भी कहा था। अगर आपके पापा जी फर्स्ट ग्रेड की भी नौकरी करते हैं ना, तो बादशाह नहीं है, राजा नहीं बेटा, वो एक किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं बेटा, लेकिन आपको राजा बनाना चाहते हैं, हर हाल में आपको राजा बनाना चाहते हैं। वो किसी भी हद तक आपके लिए, मैं भी यही बात कर रहा था, कुछ बेटियां अभी आई है, आप कभी ये मत समझना बेटा कि आप यहां आके बहुत दुखी है। एक बार अपनी मम्मी से बात करके देखना क्या हालत हो रही होगी, कैसे वो आपके उस कमरे में जा जाके जो है बेटा आपके कपड़े देख देख के उससे लिपट के रोती है, वो कितना ज्यादा जो है बेटा आपको मिस करती है उस कमरे में। जब जिस बेड पे आप लोग सोया करते थे या जिस बेड पे आप रहा करते थे बेटा, वो बेड सुना देख के उनकी हालत कैसे हो जाती है, कभी अपने मम्मा से पूछना बेटा। लेकिन क्यों इतना बड़ा पत्थर रखा उन्होंने अपने कलेजे में, क्योंकि वो हर हाल में बेटा आपकी कामयाबी चाहते हैं, हर हाल में आपको योद्धा बनाना चाहते हैं, हर हाल में आपको बहुत बड़ी तोप बनाना चाहते हैं। इसलिए ये जो समय है ना, ये कभी किसी के बाप का सगा नहीं बेटा, ये किसी को नहीं छोड़ता है, ये किसी को नहीं छोड़ता बेटा। कुछ भी बड़े बड़े योद्धा जो ये मानते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, पता ही नहीं बेटा उनको, ये समय किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए समय के साथ चलना सीख लो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले दे भी रहा था, कुछ बेटियां नहीं आई है। मैंने कहा एक बेटी थी जो दातारामगढ़ से 4 या 5 साल पहले जेट की तैयारी करने आई थी, 2 जनी, एक फिर बाद में सिलेक्शन भी हो गया था, एक रो रो के वापस चली गई, और लास्ट ईयर वो बच्ची 3 या 4 साल बाद में दोबारा जेट की तैयारी करने आई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आता है लाइफ का। यहां तो इंस्टीट्यूटों में तो बेटा क्या है, बच्चे आते हैं बेटा, दूसरे आके बैठ जाते हैं, आप चले जाएंगे दूसरे आके बैठ जाएंगे, आपसे पहले कोई बैठा करता था, उससे पहले कोई बैठा करता, उससे पहले कोई बैठा करता था, और आप चले जाएंगे तो नए आके बैठ जाएंगे। लेकिन आपकी दुनिया में, आज मैं क्लास में भी जा रहा था, आप नंबर 1 है बेटा, आप अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकते। बच्चे तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप अपनी दुनिया के किंग है बेटा, बहुत बड़े बादशाह। ये सारा जो कार्यक्रम है ना, वो एक्चुअली तो मैं शायद उद्देश्य से भटक रहा हूँ मैं थोड़ा सा, मुझे क्योंकि एक मम्मी का फोन है, एक बच्ची का कोई है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक छोटा सा निर्णय में बेटा, कहते हैं कि 1 मिनट या 1 सेकंड कभी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, बट 1 सेकंड में लिया हुआ निर्णय न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर देता है, न जाने कितनी जिंदगियों को आबाद कर देता है, न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। कभी कभी हम लोग इमोशनली सोचने लग जाते हैं, कभी कभी इमोशनली बेटा निर्णय ले लेते हैं कि मम्मी के बिना या पापा के बिना मेरी हालत खराब है। बेटा मैंने कहा ना, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए कभी कभी जो है ना बेटा जल्दबाजी भी, क्योंकि यहां इस सैलाब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं कि एक आदमी ना मछलियां समुद्र के साथ, और जैसा आज है ना वैसा का वैसा ही ये था। जब आया तो मुझे नहीं लगा कि ये शायद कभी रुक भी जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये का यही सेम ऐसा कैसा ही ड्रेस कोड था, ऐसा कैसा ही लगभग इसका जो है ना कोई ज्यादा कोई हल्का सा फर्क पड़ा होगा, ज्यादा ऐसा कैसा ही। तो मुझे नहीं लगा कि ये बच्चा यहाँ रुक पाएगा, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है।
यहाँ की अभी एक इंटरव्यू लिया, मैं आपको 2-4 दिन दिखाऊंगा इसका। तो यही कह रहा था कि सर मैं राजधानी में मेरी सफलता जो है ना उसमें सबसे बड़ा रोल है राजधानी का हॉस्टल, क्योंकि यहाँ पर रह रह के मैं इतना बड़ा बारूद बढ़ गया था कि अगले की शक्ल देख के मुझे आइडिया लग जाता था कि अपने से क्या चाहता है। ऐसा होता नहीं कि ऐसे होता ही, जब आता तो भोला सा बच्चा होता है, जाता है तो बादशाह बन चुका होता है। तो सेम 2018 में आप पढ़ने के लिए आते हैं बायोलॉजी से 12वीं करके। पहले इन्होंने नीट के लिए ट्राई किया, लेकिन उनको लगा कि नीट वाला पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोटा गए, फिर वहां से सीधे यहाँ मामा जी आए ना, मामा जी छोड़ने के लिए आ गए और छोड़ गए। फिर मैंने कहा बेटा 12वीं क्लास का फार्म भर गया, तो इसने बायोलॉजी से था तो इसकी तरह अपने गुड़िया है ना उसकी तरह इसने फार्म भरा 12वीं का, और एग्रीकल्चर से 12वीं की, और जेड में इसका सिलेक्शन जोगनेर हो गया। जिस दिन एस हिंदुस्तान की रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान की एक जमाना तो ऐसा था कि IRI फैलती इसके साथ, कि तो बीच में क्या थोड़ा सा वो लग गया, डिस्टर्बेंस हो गया, कुछ फर्जी टाइप के लोग आ गए थे एक बार बीच में से नकल वकल का चलने से, नहीं तो ये IRI फैलती इसके साथ। और आज भी वही साथ वापस पढ़ाई इसने जोगनेर वाली यूनिवर्सिटी। तो यहां पर ये पढ़ा 4 साल तक ग्रेजुएशन किया, और वही बात जैसे आज चल रही है, मैं पता नहीं मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं, मैं इतने बच्चों में टिक भी पाऊंगा कि नहीं, है ना, पता नहीं मेरे को जो है ना घर वालों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा, ऐसे ना 1000 बातें आती बेटा। लेकिन अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग, इसके मामा जी ने कहते हैं कि मेरे पापा ने कहा कि पूरी फीस जमा करा दो 1 साल भर की, तो इसके मामा ने कहा, इसने कहा कि करा दो, तो मामा ने कहा कि भैया पूरी मत कराए, तू रुके नहीं रुके किस्तों में करा देंगे, जैसे इंस्टीट्यूट का नियम है ना वैसे ही करा दे भाई, 4 किस्तें या 3 किस्तें। तो मामा को भी नहीं लग रहा था रुकेगा यार, मामा को भी नहीं लग रहा था रुकेगा, तो बोला फीस सर मेरे, मामा ने कहा तो हमने इंस्टॉलमेंट में कराई थी, तो मैं पूरी फीस साथ ही लेके आया था या साथ ही जमा कराने में था, और फिर रुका, सारे द्वंद्व को जो है बेटा पार किया। और इसका सबसे बड़ा जो है बेटा, हो सकता है बहुत तपस्या की इसने, बहुत मेहनत किया है, लेकिन एक पॉइंट जो है बेटा जो इंसान को कामयाबी देता है वो होता है श्रद्धा। एक ऐसा बच्चा है जो कंटिन्यूसली जाने के बाद में कंटिन्यूसली बोर्ड करना, हालांकि बच्चे लगभग सारे ऐसे ही होते हैं राजधानी में, बहुत इमोशनल अटैचमेंट, लेकिन श्रद्धा इतनी ज्यादा कि इसने कहा कहाँ एडमिशन लो, तो हो सकता है इसको कोई और यूनिवर्सिटी चल रही होगी, मैंने कहा बेटा जोगनेर लेना है। इसने दोबारा सोचा है कि भगवान कसम का कह रहा हूँ, इसने कहा सर डर, आपने कह दिया जोगनेर तो जोगनेर लेना है। जोगनेर से 18 के बाद में ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन होने के बाद में AFO का एग्जाम की तैयारी की। AFO एक बैंक का एग्जाम लगता है बेटा, ये आज की तारीख में बैंक का 2nd मैनेजर है, डायरेक्टली बैंक का PNB बैंक का 2nd मैनेजर है, मतलब अगला जो प्रमोशन होगा ना 2.5 साल 3 साल बाद में, तो ये मैनेजर आपको कहीं ना कहीं आपकी बैंक की ब्रांच में कहीं ना कहीं अगर ऐसे भैया तो ये मान लेना वो वाले ही है जो आपको दिख रहे ऐसे मिल रहे है ना। तो उस पोस्ट पे इतनी जल्दी इतनी स्पीड से जो है ना बेटा वहां पहुंच रहा, बहुत एक प्रेरणादायी है। तो मुझे लगा, पहले तो मैंने इसका इंटरव्यू दिन में जो था ना वो प्रोग्राम सम्मान किया, इंटरव्यू लिया, फिर मुझे लगा कि नहीं बच्चों से भी इंटरेक्शन कराना चाहिए, बहुत सारे बच्चे जिनके मन में कई सारी द्वंद्व चल रहे होंगे, और ये पहला केस नहीं बेटा, साल भर ऐसा चलता रहता है, साल भर यही चलता रहता है बेटा, कोई ना कोई बच्चा, कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई बैंक में है, कोई कहीं, तो आते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई बच्चा 15 साल पहले पढ़ा हो और वो भाई चलो सर से मिल के आएंगे, और वो जयपुर आके जयपुर से 55 किलोमीटर अगर गाड़ी लेके यहाँ आ जाता, तो ये हमारी अच्छाई की चीज है। इसने फोन किया, रिजल्ट आते ही घर वालों को बताया होगा, 2nd हो सकता है 3rd किया होगा मेरे को, या 2nd कॉल किया होगा, है ना। तो मेरे कहा बेटा आना है, बोला सर कल ही आऊंगा, कल ही आ जाऊंगा, मुझे मिठाई खिलानी है। अभी तो घर वालों के पास भी शायद गया थोड़ी, अभी घर वालों के पास भी नहीं गया, सीधा पहले बोला सर के पास ही चलिए। तो 1000 बातें दिमाग में चलती है, लेकिन मकसद जब बहुत अच्छे से क्लियर होता है ना बेटा इंसान का कि मुझे ये बनना है, यहाँ पहुंचना है, तो उसके बाद में दिक्कतें नहीं आती। मुझे लगता है मैं ही ज्यादा बोले जा रहा हूँ, है ना, कुछ भैया की बातें सुननी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे जो है ना इतना बड़ा कारनामा कर पाए, इतनी सी उम्र में कर गए। आप सोचो इतनी सी उम्र में कोई सरकारी नौकरी लग जाए, उसकी तनख्वाह जो है ना बेटा 80-90 हज़ार लाख रुपए हो शुरू में ही, है ना, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे के पास। तो एक बार शुभम भाई से जो है ना बात करते सुनते, मैं तो वैसे भी सुनाता रहूँगा।
जय जय राजधानी मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। मेरा नाम शुभम पाटीदार है। मैं झालावाड़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी टारगेट के लिए जेट और आईसीआर की कोचिंग के लिए एडमिशन लिया था। जब मैंने एडमिशन लिया तब जब मेन गेट था नहीं, जो राजधानी का बोर्ड लग रहा, तो यहाँ से मैं एक जिप में आया था मेरे मामा के साथ। तो मामा ने एंटर होते ही बोल दिया कि तू यहाँ नहीं रह पाएगा। बट मेरा था कि मेरे को रहना है एक बार, तो मैं यहाँ आया और एडमिशन कराया। एडमिशन कराते टाइम मेरे पापा साथ नहीं आए थे, तो फीस की बात है तो पापा ने कहा कि सारी एक साथ डिपॉजिट करा दो। बट मामा ने कहा कि एक साथ नहीं कराते हैं कि तू यहाँ नहीं रह पाएगा, बिकॉज अभी तो गार्डन वगैरह बन गया है। अब तो बहुत डेवलप हो गया, पहले की बात है। पहले यहाँ क्या मिट्टी वगैरह थी, तो उनको सूट नहीं खाया कि तू खाने में तो मिट्टी खाएगा। बट हॉस्टल तो पूरा पैक था। मैंने कहा मैं खा लूँगा बट मेरे को रहना यहाँ है। और मैं यहाँ रहा, सर का रियल मार्गदर्शन मिलता रहा। आज जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बैठे हो, ऐसे ही मैं भी एक टाइम पे सर के सामने बैठा रहता था। और जैसे एक बहन और एक इधर एक और बहन, जैसे आंखों से आंसू आ रहे हैं, ऐसे मेरे भी जब सर मोटिवेशन करते थे तो मेरी भी आंखों से आंसू आ जाते थे। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि घर छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है। वो अपने लिए नहीं, अपनी माँ से पूछो कि वो कितनी कठिन बात है। अपन थोड़ा सा रोते होंगे बट माँ के लिए हमेशा टेंशन रहती है। अपन खाना खाते हैं तब अपन को घर वालों का बिल्कुल ये नहीं रहता है, पर माँ जब खाना खाती है ना, उसको हमेशा ये रहता है मेरा बेटे ने खाना खाया नहीं होगा। और अभी भी जब मैं कल्पेश सर के पास बैठा था तब भी दो स्टूडेंट बैठे थे, जिसमें से एक को था कि मैं को घर जाना है। अभी घर चल जाओगे ठीक है, 4-5 साल बाद जब घर वाले पूछेंगे अब क्या करेगा, तब क्या करोगे। कभी सोचना, सबको लगता है घर सबको प्यारा लगता है, पर एक टाइम बाद घर वाले भी पूछते हैं क्या कर रहा है। तो उसको देखते हुए, और एक आपको पढ़ाई और जगह भी आपको मिल जाएगी चाहे, बट एक गाइडेंस और जगह आपको नहीं मिल सकती। आजकल है ना, कोई भी एक मोटिवेशन प्रोग्राम के लिए हज़ारों फीस रहती है। हम यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी कॉलेज में भी रहे हुए हैं, हज़ारों फीस रहती है। यहाँ आपको नेशनल मोटिवेटर रमेश जी सर फ्री में मोटिवेशन कर रहे हैं, उससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। और जैसा सर बताते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट आया उसको पता रहता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक अपन सोचते हैं कि एक ब्रिलियंट माइंड रहता है, मेरा माइंड डपर है, ऐसा कुछ नहीं रहता। 19-20 रह सकता होगा, वो उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, अपना भटक जाता है। बट सब उसको भी इतना मोटिवेशन करते हैं, मेरे को पता है कि तू सब कुछ कर सकता है। चाहे उसको खुद को उम्मीद नहीं हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, बट सर इतना मोटिवेट कर देते हैं कि तू सब कुछ कर सकता है। उसको भी अंदर फीलिंग होता है, अगर उस बारे में सोचे तो उसने इधर से सुनी इधर से निकाल दिया तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। बट अगर उसने उस पर अमल किया, उसने सोचा, तो उसको लगता है, और जो वो डिसीजन ले लेता है फिर वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और मैं आजकल के यूथ को एक और मैं आजकल के जो अपना यूथ है, इसमें 2-3 और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे आज एक सोशल मीडिया, आजकल 10th में पास आउट होता ही सोशल मीडिया अकाउंट बन जाता है, सब कुछ होता है। अपन फोटो भी डालते हैं, लाइक भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट उससे मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। हाँ, मैंने भी किया हुआ है, बट एट द एंड रिजल्ट मेरे को बाद में पता चला। मेरी 2023 के बाद, शायद मार्च की बात होगी, उसके बाद इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट नहीं थी। हाँ, मैंने भी किया है कॉलेज लाइफ में, मैंने भी बनाया है, सब कुछ किया है, नया नया शौक रहता है। बट एक टाइम पे लगा कि यार इससे कुछ नहीं होएगा। फॉर एयरप्लेन मोड पे रहता था और पढ़ाई चलती थी। यहाँ तक घर वालों से भी बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि घर वाले को भी एक अपन बात मत करो। हाँ, हो रही है, उनका कॉल आ रहा है, अपन ने बात कर ली, ठीक है। एक टाइम पे उनके पास रिजल्ट जाएगा तो वो उससे ज़्यादा खुश होंगे। और एक जैसे यूथ में आजकल जैसे गलत संगति का प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है। अपन जिस माहौल में रहेंगे उसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा, आज नहीं कल पड़ेगा, वो लॉन्ग टाइम में दिखता है। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट जेईई, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईसीआर जेट BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 9001001314।